विजय की पॉलिटिकल पिक्चर का क्या जबरदस्त क्लाइमेक्स हुआ है। शुभेंदु अधिकारी सीएम चुने गए। आज बंगाल में परछाए हुए तो है थलापति विजय। एक फिल्मी सितारे ने जब राजनीति में एंट्री ली तो इतिहास ही बना दिया, वो भी इस अंदाज में कि मैं झुकेगा नहीं। गवर्नर के पास 2 बार गए तो उसकी भी मैसेजिंग थी। जब लगा डीएमके और एआईडीएमके मिलकर सरकार बना देंगे तो कहा कि यह हुआ तो हमारे 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे। राहुल का एक फैसला और विजय का टस से मस ना होने वाला स्टैंड, कैसे चेन्नई की राजनीति ने दिल्ली को एक नए सिरे से मात दिया है। राजनीति में आज इसी की बात हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह। शुरुआत करते हैं 2 विंडो से। एक तरफ बंगाल की खबर जहां शुभेंदु अधिकारी पहली बार बीजेपी के नए सीएम बने हैं, उनके लिए नारे लग रहे थे, राज तिलक की करो तैयारी। आ गए हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक कहानी साल 2021 से पहले का मुझे याद आ रहा है। जो प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार है, पीके उन्होंने मुझे शेयर किया था, उसको चलिए बताते हैं आपको। उसके बाद विजय की पूरी फिल्मी कहानी राजनीति वाले भी आगे आपको बताते चलेंगे। मामला था 27 नवंबर 2020 का और शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में खटपट हो चुकी थी। शुभेंदु अधिकारी तब तक ममता बनर्जी की सरकार में परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से पार्टी के अंदर और सरकार में महत्व दिया जा रहा था, शुभेंदु को यह रास नहीं आ रहा था। उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। उसके बाद 1 दिसंबर जोरदार कड़ाके की ठंड थी। उस दिन कोलकाता में एक बंद कमरे में 4 बड़े नेताओं की बैठक हुई। उसमें एक नेता नहीं थे, वो प्रशांत किशोर थे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सौगाता राय और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी। कहा गया कि सब कुछ मामला सुलझा लिया गया है। अगले दिन जो सांसद सौगाता राय है, उन्होंने इसी बात की घोषणा की थी, लेकिन शुभेंदु के मन में कुछ और चल रहा था और आखिरकार 19 दिसंबर उसी साल को मेदिनीपुर में अमित शाह के सामने वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो बंगाल के मुख्यमंत्री है। वही बंगाल जहां बीजेपी का झंडा और डंडा भी आज से कुछ साल पहले ढोने वाला नहीं मिल रहा था। ऐसा ही कुछ करिश्मा एक्टर विजय ने भी किया है। पहली बार नई पार्टी बनाई और देखते ही देखते सबको उन्होंने धूल चटा दिया। लेकिन मामला पिछले कुछ दिनों से कहां अटका पड़ा था, वो पिक्चर खाली साफ हो गया है। इसके बारे में बताते हैं थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले खबर आई अचानक से कि एआईडीएमके और डीएमके के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। इसकी भनक तब लगी जब ऐसा लगा कि एआईडीएमके एनडीए से बाहर होने वाला है। यह जो सालों का रिश्ता था दोनों पार्टी के बीच में, वो कुछ अलग हो रहा है और ये मैसेज आने वाला है कि यह दोनों ही पार्टियां जो बीते कई सालों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। और ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे नदी के 2 किनारे नहीं मिल सकते, वैसे ही हाल इनका था। और खबर आने लगी कि दोनों ही पार्टियां मिलकर तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। पर शाम होते होते तक वो जो कहानी, एक धुंधली सी कहानी चल रही थी, वो पिक्चर एकदम क्लियर साफ हो गई। थम्बी दूरी का कहना था कि जनता की यह भावना है, पब्लिक सेंटीमेंट है कि एआईडीएमके की सरकार बने। पहले सुन लेते हैं उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा। थम्बी दूरे ने की जनादेश मिला विजय की ओर। उन्होंने इस जनादेश की व्याख्या कैसे अपने मन में अपने हित में कर दी, चलिए जानते हैं। कितना बड़ा जनमत के साथ यह मजाक है कि इनकी पार्टी तमिलनाडु में इस बार 3रे नंबर पे रही। नतीजों के हिसाब से 50 सीटें भी नहीं आई और ऊपर से इनके विधायकों के टूटने की भी चर्चा बीते कुछ दिनों से जोरों पर थी। आधे से ज्यादा विधायकों को एक मोटा फिगर जो आया है, वह करीब 28 विधायक उनको पुडुचेरी शिफ्ट किया गया। पर ये सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, पर विजय ने तो कोई इशारा किया ही नहीं, यानी उधर से कोई न्योता मिला ही नहीं, तो खुद इधर से क्या कर लेते वो। विजय तीसरी बार बीते 3 दिनों में राज्यपाल से मिले। दोनों बार जब वह मिले तब भी उनके पास वह मैजिक नंबर नहीं था, यानी 118 का। उनके पास जो संख्या थी 108 और उनके साथ ही 5 विधायक कांग्रेस के उनके समर्थन के दम पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया। लेकिन राज्यपाल ने दोनों ही बार उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। इस पर भी पूरी तरह के विवाद हुए कि क्या राज्यपाल का जो पूरा इसमें स्टैंड रहा वो कहीं पार्शियल तो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं लगा किसी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की बैठक आज हुई। तीनों के पास 2-2 विधायक थे, मतलब कुल मिलाकर विधायकों का समर्थन हो रहा था। 6 नंबर गेम कैसे बना इसे समझ लीजिए। जो टीवीके की पार्टी है उनके पास 108 है। उसके अलावा जो समर्थन मिला उन्हें वो मिल गया लेफ्ट पार्टियों की तरफ से। सीपीआई के 2 है, सीपीएम के 2 है, बीसीके के 2 है
यानी 108 में यह छोड़ दे तो 114 और फिर कांग्रेस के 5 विधायकों की संख्या जोड़ दी जाए तो कुल मिलाकर 119 यानी मैजिक फिगर से संख्या पार कर जाती है। और यही विजय के लिए खुशखबरी थी और इसी आधार पर वो तीसरी बार राज्यपाल से भी मिल लिए और सरकार बनाने का दावा ठोक दिए। अब सिर्फ बचा यह है वो तारीख जिस दिन तमिलनाडु के इतिहास में विजय पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो अब तक 3 प्लेयर हुआ करते थे, डीएमके, एआईडीएमके के अब राजनीति में जो तमिलनाडु के हैं उसमें तीसरे प्लेयर की भी एंट्री हो गई है। तीसरा इस पूरी कवायद में जो चीज दिखी गौर करने वाली वो थी विजय तो अपने स्टैंड से कभी डिगे नहीं। स्टैंड यह थी कि ना तो बीजेपी से हाथ मिलाएंगे ना ही बीजेपी के करीबियों से। इनमें उनका स्टैंड कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में दिया गया भाषण मुझे याद आता है। अब उन्होंने कहा था कि सत्ता में बने रहने के लिए वह जोर तोड़ की राजनीति को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। कुछ यही काम विजय ने भी किया। इस बार तमिलनाडु में यह भी खबर आई कि विजय के सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। यह एक तरीके से माहौल बनाया गया विजय की पार्टी की तरफ से। इसे आप देख सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी कि अगर इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो नियम कहता है कि अगले 6 महीने में सभी के लिए उन सीटों पर उपचुनाव कराना होगा। और फिर अगर डीएमके और एआईडीएमके के मिलकर सरकार बनाती तो एक पब्लिक सेंटीमेंट उनके खिलाफ बनता और देर सवेर विजय को अपार जन समर्थन मिलता। और जब भी वहाँ चुनाव होते तो फिर विजय के लिए कोई लक्ष्मण रेखा ही नहीं होती। जीत को लेकर एक चीज और हुई, गवर्नर के रोल पर विवाद रहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का ऑफर देना चाहिए था, वो भी पहली बार में। कई लोगों ने तो यह कहा, महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल भी दिया कि वहाँ तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को ऐसे ही सरकार बनाने का मौका दे दिया गया जबकि उनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत तो फ्लोर पर यानी विधानसभा के अंदर साबित किया जाता, लेकिन यहाँ उनके साथ ऐसा नहीं किया गया, यानी विजय के दावों को अनदेखी की गई। तो तमिलनाडु में जो हुआ उसके दिल्ली की राजनीति के लिए क्या इशारा है, अब इसे जरा गौर से सोचते हैं। पहला डीएमके और कांग्रेस के गठजोड़ के हवाले से देखें। वर्षों तक जिस करुणानिधि और सोनिया के संबंध बहुत अच्छे रहे, घर जैसे राहुल और स्टालिन भी एक दूसरे को पब्लिकली भाई कहते रहे, उन्हीं राहुल गांधी ने नतीजे आने के कुछ ही घंटे के अंदर एक बड़ा फैसला कर लिया। वही राहुल गांधी जिनके बारे में कहा जाता है कि समय पर वह फैसला नहीं करते, पर इस बार तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया और ये फैसला लिया कि वो विजय का साथ देंगे। लगता है वह चुनाव के पहले से ही क्लियर थे कि उन्हें नतीजों के बाद यही करना है। वो लड़े तो डीएमके के साथ गठबंधन में, लेकिन नतीजे आते ही साथ हो लिए विजय के। ऐसा लग रहा था जैसे नतीजे आने का ही वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि असल खेल 2019 का लोकसभा चुनाव का है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें इसका फायदा तो हो सकता है, सीटों की संख्या बढ़ सकती है। और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने विजय से हाथ मिलाया है, क्योंकि विजय की पॉलिटिक्स अभी तक तमिलनाडु तक ही सेंट्रिक है, यानी उसी के इर्द गिर्द है। और राहुल गांधी की नजर है दिल्ली पर कि 29 में उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिल सकती है। और इसीलिए उनका व्यवहार इस वक्त इस तरीके से है कि इंडिया गठबंधन के इकलौते वही सबसे बड़े लीडर है, तो उन्हें लगा अच्छा मौका है और इस मौके पर चौका मार लेना चाहिए। और उन्होंने कई सालों के अपने साथी रहे डीएमके से हाथ छुड़ाया और विजय का हाथ पकड़ लिया। और वहाँ मसला लोकसभा की 39 सीटों का है, गठबंधन में उन्हें अधिक सीटें मिल सकती है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का यह जो दाव है विजय के साथ जाने का, उससे 2029 में उनके लिए फायदा हो सकता है? विजय उनके लिए लकी चार्म हो सकते हैं, जैसा विजय खुद तमिलनाडु में पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। किस्मत वाले रहे, पार्टी बनकर तुरंत मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। राहुल गांधी के लिए वह किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं क्या? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। डिजिटली टॉक्स इंडिया के आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।